हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, अपना पढ़ाई जो है जारी रखे होंगे। आप जानते होंगे आपका पेट का पेपर जो है अगले महीने में होने वाला है, सितंबर में 6 और 7 सितंबर को। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है रिवीजन सेशन जो है करेंगे, प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं, जिसमें हम लोग जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो है सेशन है पूरा रिवीजन करेंगे। किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से जो है रिवीजन करेंगे दोस्तों। और ये मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी के साथ है कि जो आपका पेपर होने वाला है और जो उसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज से आपका जो है प्रैक्टिस सेशन चालू हो रहा है। इस प्रैक्टिस सेशन को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप ही के प्रैक्टिस सेशन से लगभग जो है 95 से 90 जो है 8% तक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। बाकी जो आएगा वो अपवाद होगा, क्योंकि आप जो है पूरा तो सेशन आप जो है पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आपका जो है इसी प्रैक्टिस सेट से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा आपके पेट में जो आने वाला सेशन है। तो इसीलिए कह रहे हैं आप जो है सेशन को प्रैक्टिस जो चल रहा है 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम जो है रोज कराने वाले हैं जब तक पेपर आपका रहेगा। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखेंगे इसको लास्ट तक, आपका जो है इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए आज से हम लोग जो है पॉलिटी का सेशन जो है कवर करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है। तो ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर चाहेंगे। तो जो इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका कॉन्सेप्ट जो है किस देश के संविधान से ली गई है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, जो स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करती है, सरकार के बिना दबाव में आए हुए कह सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी होगी फ्री एंड फेयर कार्य करेगी, बिना किसी दबाव के कार्य करेगी। तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, या जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप जानते होंगे हमारे देश का संविधान जो है 60 से अधिक देशों के संविधान से जो है लिया गया है। कुछ बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इन देशों का एनालिसिस करके उसमें से उठाया गया है, जिसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मित्रों? यूएसए यूएसए के संविधान से लिया गया है, जिसमें ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यूएसए से हम लोग जो है अपना फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं। जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है उसको भी लिए हैं। प्रेसिडेंट का नहीं कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है वो लिए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, कई सारे प्रावधान हम लोग यूएसए से लिए हैं। इसमें एक क्या है आपका जो है स्वतंत्र, किसकी स्वतंत्रता? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, और मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं, जो ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये आपका रामबाण जो है रामबाण सीरीज होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं कह रहा हूं इससे जो क्वेश्चन आपका, इसी से आपका जो लगभग लगभग फंस जाएगा क्वेश्चन, कुछ अपवाद आपका हो सकता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जो है करेक्टली पेयर, जो पेयर है वो इनकरेक्ट है, ये बताना है। करा भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, यूनियन टेरिटरी दिया गया है। भाग सेकंड में यानी पार्ट 2 में जो है मौलिक कर्तव्य दिया है। पार्ट 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया है। पार्ट 3 में आपके मौलिक अधिकार दिया है। तो ये आपको बताना है प्यारे मित्रों, कौन सा जोड़ा आपका गलत है, पेयर्स कौन सा आपका इनकरेक्ट है जो मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग बताइए कौन सा पेयर आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आप इतना जानिएगा, एग्जाम के पहले आप जो जितनी भी भाग आपके हैं, पार्ट हैं और शेड्यूल है, उसको आप जो है याद कर लीजिएगा। क्या? क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि पार्ट इसमें जो है क्या रखा गया है, और शेड्यूल में जो है कौन सा भाग, कौन से शेड्यूल में क्या रखा गया है। तो इसलिए आपका ये जो है ड्यूटी है कि आप उसको देख लीजिएगा। तो पहले देखिएगा पार्ट 8 में जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है, बिल्कुल सही है। पार्ट 2 में जो है निश्चित रूप से एकदम गलत कह रहा है, क्योंकि जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये 4A, पार्ट 4A में जो है रखा गया है, और वो भी
42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो किस में रखा गया है? पार्ट 4A में। अगर इसका आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 51A में इसको रखा गया है। किसको? मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में आपका जो है सिटीजनशिप है। क्या है दोस्तों? नागरिकता जिसे कहते हैं उसके बारे में आपका जिक्र किया गया है, जो आपके जो है आर्टिकल से 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर 11 तक जो है वर्णन किया गया है। तो याद रखना है, यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा आप। फिर पार्ट 1 में जो है यूनियन टेरिटरी और संघ या उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और पार्ट 3 में आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आप जो है देखिएगा, इसी क्वेश्चन से आपका कई सारी चीजें कवर हुआ। फिर अगला देखते हैं, कह रहा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है डैश डैश पूछ रहा है, किस आयु वर्ग के जो है बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो आप लोग बताइए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। आप जानते होंगे ये जो है 82वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 10 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़े गए थे, जिसके तहत आपका जो है पार्ट 4A जोड़ा गया था मित्रों। अनुच्छेद आपका जो है 51A जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। और आपका जो है 10, अभी आपसे बताया ना, 10 आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, जो बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक प्रावधान और जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया, जिसमें कहा गया जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो, उनका हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाई का अवसर दें हैं, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए हैं, मतलब उसके बीच में है, पूरा नहीं कर लिए, उसके बीच में जो है। तो ये 6 से 14 वर्ष के हैं, इसको ध्यान रखना है। देखिएगा, जितना हो सकता है मैं आपका पूरा विस्तार भी बताऊंगा, जिससे आपका, मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली यही चीजें पूछे, आपका उसी मॉडल में जो है क्वेश्चन आपका फंस जाए। अगला है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिकतम कितने महीने के लिए जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब आप लोग बताइए, इसको जो है ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसके बारे में क्या है प्रावधान, कितने वर्ष तक जो है एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकता है अगर वो संसद का सत्र नहीं है, संसद का जो है सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब भी। तो बताइए आप लोग, 6 मंथ, 3 मंथ, 9th मंथ या 12 मंथ है, कितने जो है समय तक जो है उसको मंत्री बनाया जा सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तब भी। तो सही उत्तर आपका रहेगा, उसको 6 मंथ तक जो है क्या किया जा सकता है, मंत्री का पद जो है अलॉट किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर किसी भी संसद सदस्य का जो है, संसद का जो है किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वो जो है मंत्री पद से जो है हटा दिया जाएगा। मतलब 6 महीने का उनको जो है टाइम दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट का जो है या प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का बहुत खास आदमी है, प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि हम उनको जो है मंत्री पद दे देते हैं, तो 6 महीने तक उनको जो है ये दिया गया है कि हाँ 6 महीने तक आप अलॉट कर सकते हैं उनको मंत्री पद। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, या तो लोकसभा का होइए या राज्यसभा का होइए, तब आप मंत्री जो है कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये बात आपको अब ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में इसका जो है वर्णन किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हर बार जो है पूछा जाता है। अगला कह रहा है 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसी समय जो है बहुत सारे चीज़ों को जो है संविधान में संशोधित किया गया था। तो उसके द्वारा जो है
भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी ये जोड़े गए थे या संशोधित किए गए थे? तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, क्या प्रावधान जो है कितने डीपीएसपी जोड़े गए थे? तो 5, 4, 2, 3 बताइए कितने जोड़े गए थे? सही उत्तर आपका रहेगा कितना? 4 डीपीएसपी आपका जोड़ा गया था, जिसमें जो है आर्टिकल है 39, 39A, 43A, 48A ये सब जोड़े गए थे आपके। कौन? 39, 39A, 43A, 48A इतने जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में ये चारों चीजें जोड़ी गई थी। तो बातें आपको ध्यान रखना है। कह रहा भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? अब बताइए आप लोग जो है मूल अधिकार के कितने समूह शामिल हैं किसमें? भाग 3 में। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। सही उत्तर आपका रहेगा 6। आपको ये बता दें कि पहले जब हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। कितने होते थे दोस्तों? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है जो फंडामेंटल राइट्स है उससे हटा करके जो है लीगल राइट्स बना दिया गया। जो 300A में जो है इसको डाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, आर्टिकल 300A में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वही जो है आपका 7 से करके जो है 6 कर दिया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने जो है फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसमें अगर आपसे पूछा जाए 6 में कौन कौन से शामिल हैं, 6 में कौन कौन से शामिल हैं, तो अगर आप देखेंगे शुरू से तो जो पार्ट 3 है आपका, पार्ट 3, ये पार्ट 3 आपका जो है 12 से लेकर के 35 तक जिक्र किया गया, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आपका जो पहला फंडामेंटल राइट्स है वो है समता का अधिकार। क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है, जो कहाँ से है? 14 से लेकर के 18 तक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये है 19 से लेकर के 22 तक, आर्टिकल 19 टू जो है 22 तक। तीसरा आपका है कहाँ तक? तीसरा है आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 और 24 में जो है जिक्र किया गया है। उसके बाद आपका चौथा आएगा राइट टू रिलीजियंस यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आएगा 25 से लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर के जो है 28 तक। फिर आपका पांचवा आएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्या आएगा? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आपका आएगा, जो आपका आएगा कहाँ? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा जगह अभी कम है। तो ये कहाँ तक आएगा? 29 से लेकर के 30 तक आएगा आर्टिकल्स। फिर आपका छठवां जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये आएगा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितना है? प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपसे मान लीजिए कभी पूछ ले किसी भी बारे में, किसी के भी बारे में पूछ ले आपसे कि किस
जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 23 से लेकर के 24 में जो है कौन से अधिकार के बारे में कहा गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको पूरा बता दिया। या मान लीजिए आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है, तो ये 23 से 24 में है। ये चीज़ आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला कह रहा है भारत के संविधान द्वारा जो है केंद्र और राज्यों यानी जो सेंटर होता है और स्टेट होता है, दोनों स्तरों पर जो है किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है। तो बताइए आप लोग जो है कैसी सरकार हमारे यहाँ स्थापित की जाती है सेंटर और स्टेट लेवल पर, संघीय या राष्ट्रपतीय या समाजवादी या संसदीय। बताइए आप लोग जो है किस प्रकार की सरकार हमारे यहाँ स्थापित की जाती है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पार्लियामेंट्री टाइप की सरकार, संसदीय सरकार हमारे यहाँ जो है स्थापित की जाती है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ संसद के थ्रू जो है सब चीज़ें कंट्रोल होता है और संसदीय जो है प्रकार की सरकार हमारे यहाँ स्थापित की जाती है, जो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे कार्य करती है। अगला है भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है ग्रहण किया गया था, यानी ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। बताना है दोस्तों कब जो हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। तो विकल्प आपके सामने है 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1950 को। डेट तो आपका सब सेम है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 26 तारीख को ही जो है अडॉप्ट किया गया था। अब उसमें आपके पास विकल्प है कि नवंबर था, जनवरी था, नवंबर था, जनवरी था, 50 था, 1949 था, कौन सा डेट था। तो आप इस सब जानते होंगे, जो हमारा प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसमें ही बताया गया है 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था लेकिन अडॉप्ट कर लिया गया था, और यही संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ जब हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो ये आपका है डेट 26 जनवरी 1950 को, और अडॉप्ट कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी अडॉप्ट जब किया गया था तो 2015 से हम लोग जो है 2015 से जो है हम लोग 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस भी मनाने लगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, ना कि जनवरी। 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था। तो चीज़ें आपका जो है देखिए क्लियर होना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन करेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए आप लोग। कह रहा पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए जो है भारत की संसद द्वारा 73वां, 73rd और 74 यानी 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो बताइए आप लोग जो है कब पारित किया गया था, कौन सा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। विकल्प आपके सामने है सब, चारों देखिए और आप लोग बताइए। तो कब किया गया था? दिसंबर 1992 में जो है आपका जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, 73वें के तहत जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें के तहत जो है म्यूनसिपालिटीज को जो है म्यूनसिपालिटीज को नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए अलग से भाग और अलग से जो है अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपको हम जो है अलग टॉपिक में बताएंगे। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देना है। तो चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप बताइए राइट टू जो वर्क यानी काम करने का अधिकार किसके तहत हमारा दिया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, या भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017, या नागरिकता अधिनियम इसके तहत। तो किसके तहत जो है राइट टू वर्क का जो प्रोविजंस किया गया है हमारे संविधान में, आप जानते होंगे। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। कौन था? ये है विकल्प आपका, हाँ, नेशनल, नरेगा जिसे कहते थे। बाद में 2009 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और इसमें महात्मा गांधी का नाम जो है जोड़ दिया गया। तब से इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बन गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बन गया। इसको जो है 2005 में लाया गया था, एक्ट बनाया गया था। 2006 में ये जो है लागू किया गया था। 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए बात एमजी नरेगा के बारे में। और इसके तहत ये किया गया है 100 दिनों का आपको जो है गारंटी दिया गया है काम का। अगर सरकार 100 दिन का गारंटी नहीं देती है तो इसके तहत आपको जो है सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से भुगतान करना पड़ता है अगर 100 दिन का रोजगार नहीं देती है तो ये आपका अधिकार बना दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला है 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू जो है, आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो जो है एक अधिनियम प्रस्तावित किए थे। तो कौन था वो अधिनियम? अधिकारों का बिल, इलवर्ट बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम, या सिंध भूमि उड्डयन विधेयक। तो कौन था दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा अधिकारों का बिल। जो हमारे बिल ऑफ राइट्स होते हैं वो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, जिससे जो है लोगों का अधिकार जो है संरक्षित हो सके, इसलिए जो है अधिकारों का बिल जो है प्रस्तावित किया गया था। उस समय आप जानते होंगे 1928 के आसपास ब्रिटिश की सरकार थी, उसके सामने ये जो है प्रस्ताव पेश किया गया था कि जो हम भारतीय हैं उनके कुछ अधिकार होने चाहिए, इसलिए ये जो है प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़िए, देखिएगा क्वेश्चन आपका जो है निश्चित रूप से इसी मॉडल में आने वाला है। पिछला वर्ष का अगर पेपर देखेंगे तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपका बना था, और निश्चित रूप से कह रहे हैं आज से जो आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, अगर इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आप जो है काफ़ी फायदा में रहेंगे एग्जाम के समय में। कह रहा उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए मित्रों जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यानी कह रहा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, जो हमारे जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड है, उससे बहुत दूर है। आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिंद महासागर में है बीच में। तो उस पर जो है कह रहा है किस राज्य के हाई कोर्ट का अधिकार है जिसके अंडर जो है वो कार्य करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। तो कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो कौन सा है? सही उत्तर आपका रहेगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आसपास जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंडर जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो है चीजें कार्य करती हैं, वो यानी उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है इसका क्षेत्राधिकार आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर मैप में भी देखेंगे ना तो कलकत्ता के जो है कोलकाता के नीचे ही सबसे नजदीक आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जानते होंगे हमारे यहाँ 25 जो है क्या है हाई कोर्ट है, स्टेट्स कितने हैं 28 हैं। यानी आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट होगा। 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, उसको मिला करके देखेंगे तो 25 आपके जो है क्या है हाई कोर्ट हैं। यानी आपका अगर देखेंगे तो 28 और 8 36 जो है टोटल हो गए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला करके, लेकिन आपके पास हाई कोर्ट कितना है 25 है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे केरल हो गया, तो लक्षद्वीप जो हमारा है केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका जो है गोवा आता है। ऐसे जो है कई सारे राज्य हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं,
कई सारे ऐसे जो है हमारे यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। ये चीज हम आपको जो है बता दिए हैं एक क्वेश्चन में, लेकिन आप बताइए किसके तहत जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है जोड़ा गया था, कहाँ, हमारे संविधान में, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम था वो? तो सही बात आपका रहेगा, सही आंसर रहेगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 में आया था, जिसके तहत जो है म्यूनिसिपैलिटीज को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और 73वें के तहत क्या हुआ था? 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है 1992 के द्वारा जो पंचायती होते हैं, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अगला देखिए, अगला कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो अभी आपसे बता दिए किससे संबंधित है। इसमें अगर आप कंफ्यूजन करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। पार्ट 3 में जो है आपके है 12 से लेकर के जो है 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में भी आपको जो हम अलग से बता दिए हैं। अगला है पोषण अभियान, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को जो है प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो आप डीपीएसपी में इसको देख सकते हैं कि जिसमें कहा गया है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जो हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनके पोषण स्तर को जो है बढ़ाने के लिए, उनके न्यूट्रिशन लेवल को जो है बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। कौन? सरकार कार्य करेगा। तो ये किस आर्टिकल्स में इसका प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल्स में इसका प्रोविजंस किया गया है? तो बताइए किस में किया गया है? 44, 47, 46 या 45? किसमें किया गया है दोस्तों? आर्टिकल्स 47 में जो है, आर्टिकल 47 में जो है इसका प्रोविजंस किया गया है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है पोषण की जो है पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मित्रों, जो आपका आज का सेशन था क्या, जिसमें हम लोग जो है यूपी ट्रिपल पेट के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। क्या? यूपी ट्रिपल के लिए पेट जो होने वाला है 6-7 सितंबर को, उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। और मैं निश्चित रूप से ये आपसे कह सकता हूँ कि इसको आप देखते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसको अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। हम लोग ज्योग्राफी का सेशन भी पढ़ेंगे, आपको एक सेशन सुबह में और एक सेशन आपका जो है शाम में मिल जाएगा। दोनों प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको जो है लगभग 20 क्वेश्चन है। इसमें जो आपका स्टैटिक पोर्शन भी आपको कुछ हद तक कवर करते हुए जो है हम बता देंगे। जैसे किसी देश की राजधानी हो गया, आप जानते होंगे पूछता है राजधानी हो गया कोई जो है, इसके बारे में जो आपका जो है बेसिक रहेगा उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।